विषय है बापू के पद चिन्हों पर जो मुझे दिया गया है। पद चिन्हों का एक मतलब जो होता है, मेरे ख्याल से आपका आशय वो तो नहीं है। पद चिन्हों पर चलने का एक मतलब होता है अंधा अनुकरण, कि जैसे वे चलते गए वैसे ही हम चलते जाएंगे। वो बकरी का दूध पीते थे तो हम बकरी का ना सही तो गाय का दूध पिएंगे। वो शाकाहार करते थे तो हम शाकाहार को इस हद तक पहुंचा देंगे कि मांसाहारियों को राक्षस कहने लगेंगे। और भी तमाम तरह के तमाशे गांधी जी के नाम पर किए जाते हैं। और उन तमाशों का अगर रोचक वर्णन पढ़ना है तो परसाई जी की एक कहानी पढ़ी है, हरिशंकर परसाई की, जिसमें एक नगर में एक ही साथ सर्कस आता है और गांधीवादियों का कैंप लगता है। दोनों के आयोजक नगर के जो सबसे विख्यात सेठ हैं उनके पास जाते हैं, कहते हैं भाई कुछ मदद कर दीजिए। सर्कस वाला कहता है कि कम से कम कुछ मिनिमम आप कंफर्म कर दें तो हम सर्कस लाएं, अपना पता नहीं टिकट कितने बिकेंगे कितने नहीं बिकेंगे। तो सेठ जी कहते हैं कि ठीक है, इतना पैसा तो मैं आपको दे ही दूंगा। गांधीवादी जब उनके पास जाते हैं तो कहते हैं महाराज पैसा चाहे जितना ले लीजिए, इसकी व्यवस्था मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप में से किसी का कोई भरोसा नहीं। कोई केवल छुआरे खाएगा, कोई छुआरों को बकरी के दूध में डाल के खाएगा, किसी को चोकर मिला आटा चाहिए, किसी को वो आटा भी गेहूं का नहीं ज्वार का चाहिए, बोले मेरे बूते का नहीं है। तो गांधी जी को इस तरह के तमाशों में रिड्यूस करने के बरक्स ये कोशिश जो पिछले कुछ वर्षों से चल रही है कि गांधी जी के मर्म को समझा जाए, उनके सार को समझा जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण कोशिश है। और मैं इसी रूप में अपने वक्तव्य को लूंगा। आप में से कुछ लोगों ने वो व्याख्यान पढ़ा होगा या कहीं सुना होगा। मैंने 2005 में एक व्याख्यान दिया था गांधी शांति प्रतिष्ठान में। देखते देखते आज 17-18 बरस हो गए और उस व्याख्यान का विषय मैंने ही चुना था। स्वर्गीय अनुपम जी ने मुझे आमंत्रित किया और कहा कि विषय आप स्वयं चुनिए। तो विषय मैंने ही चुना था और विषय मैंने चुना था मजबूती का नाम महात्मा गांधी। मैंने अपने बचपन में सुना है, आप लोग भी अभी सुनते होंगे, और आजकल से व्हाट्सएप की कृपा से ये बात कई तरह से प्रचारित की जाती है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। एक ऐसी छवि बनाई गई है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आप में कोई दम नहीं है, तो आप चुपचाप बैठ के रूठ जाइए, खाना छोड़ दीजिए जैसे बच्चे घर में करते हैं। तो मजबूरी, मैंने उस व्याख्यान का विषय चुना था कि मजबूरी नहीं, मजबूती का नाम महात्मा गांधी। और उसमें मेरा कहना यह था कि गांधी जी ये कहते थे विनम्रतावश कि सत्य और अहिंसा तो बहुत पुरानी चीजें हैं, एज ओल्ड एज हिल्स। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा। मैंने उस व्याख्यान में कहा था और मैं फिर से दोहराता हूं कि सत्य के बारे में तो शायद अलग बात हो सकती है, लेकिन अहिंसा की गांधी जी की अवधारणा सर्वथा मौलिक और दुनिया के दार्शनिक इतिहास में अभूतपूर्व अवधारणा थी। उनके पहले पवित्र हिंसा को बुरा नहीं माना जाता था। यानी पवित्र हिंसा वो जो मेरे विचार के पक्ष में की जाए, मेरे धर्म की ओर से की जाए, वो हिंसा बुरी नहीं है। दूसरे की हिंसा बुरी है। व्यक्तिगत बुराइयों के कारण की जाने वाली हिंसा बुरी है। मिसाल के तौर पर जिहाद या धर्म युद्ध में की जाने वाली हिंसा बुरी नहीं है। गांधी जी दुनिया के पहले व्यक्ति हैं जो पवित्र हिंसा को प्रश्नविद्ध करता है और जो कहता है कि हिंसा का मामला इतना सरल है नहीं। और इसलिए जब वो सत्य और अहिंसा की बात करते हैं, और अहिंसा की उतनी अवधारणा भी उतनी सरल नहीं है जितनी कुछ महानुभावों ने या मूर्खों ने समझ रखी है। तो गांधी जी जब ये कहते हैं कि सत्य और अहिंसा एकदम बहुत प्राचीन है, तो इस बात को शब्द से नहीं लेना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि जहां तक अहिंसा की अवधारणा का सवाल है, गांधी जी की अहिंसा की अवधारणा एकदम मौलिक है, बहुत विचारोत्तेजक है और उस पर बात होनी चाहिए। वो व्याख्यान सुलभ है, आप लोग चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। आज बात करने के पहले मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं जिसका संबंध सीखने से है, क्योंकि पद चिन्हों पर चलने का जो अर्थ मैं समझता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप भी समझते हैं, वो ये कि हम किसी व्यक्ति से क्या सीख सकते हैं, हमारे लिए उसमें क्या शिक्षाप्रद है, किस चीज को हम अपने मन में उतारें, अपनाएं, उससे संवाद करें।
तो कहानी ये है कि एक साधु थे, एक मठ में रहते थे, वेदांती मठ था। तो वहां उन्हें सिखाया गया, उनके गुरुजी ने उन्हें सिखाया कि सभी जीवों में परमात्मा का निवास है, कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसमें परमात्मा का निवास ना हो, भगवान प्राणी मात्र में बसते हैं। तो उस साधु ने ये बात अपने दिल में बैठा ली कि भगवान तो प्राणी मात्र में बसते हैं। तो एक दिन किसी काम से बाजार में जा रहे थे, सामने से एक बिगड़ा हुआ हाथी चला आ रहा था, और उस हाथी का जो महावत था वो बेचारा चिल्ला रहा था कि बच्चों बचो, हटो हटो, और दूसरे लोग भी चिल्ला रहे थे, और एकदम सड़कें खाली हो रही थी, लोग भाग रहे थे, बच बच कर घरों में घुस रहे थे। तो इन साधु जी को तो यकीन था कि सभी प्राणियों में भगवान है। तो उन्होंने सोचा कि हाथी भगवान मुझे क्यों नुकसान पहुंचाएंगे, मैं तो उनका भक्त हूं। तो हाथी भगवान काहे को भक्ति वक्ति पे ध्यान दे, तो उन्होंने सूंड में उठाया और पटक दिया साधु महाराज को, हड्डी पसली एक हो गई। कांपते कराहते किसी तरह पहुंचे आश्रम, तो गुरु जी पर बरसे, बोले आपने तो बड़ी गलत शिक्षा दी थी, हाथी भगवान ने तो मुझ पर कोई रहम नहीं किया। तो गुरु जी ने कहा कि बेटा ऐसा है कि भगवान केवल हाथी में नहीं थे, महावत में भी थे, तुमने उनकी सुन ली होती तो हाथ पैर ना टूटते। तो कहने का मतलब ये है कि सीखने की कला भी सीखनी पड़ती है। क्या सीखना है, कैसे सीखना है, ये भी सीखना पड़ता है। अपने विवेक से आप तय करते हैं, और आपका विवेक केवल उतना नहीं होता जितना आपको घर में मिलता है या कॉलेज और स्कूल में मिलता है या अपने सीमित अनुभवों से मिलता है। दुनिया भर का जो इतिहास है, दुनिया भर में विचारों का जो इतिहास है, घटनाओं का जो इतिहास है, उससे जो सार निकलता है, उससे जो समझ बनती है, उससे आपका विवेक बनता है या बनना चाहिए। और इसलिए विचारों के मामले में, सिद्धांतों के मामले में देसी विदेशी का कोई मतलब नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता कि साहब केवल हमारे यहाँ की चीजें पवित्र हैं, बाकी बाहर का सब त्याज्य है, ये सब नहीं होता। तो हमें गांधी जी से या किसी से भी कुछ अगर सीखना है तो इस बात को ध्यान रखते हुए सीखना है कि हम क्या सीखें, कैसे सीखें। जैसा मैंने आपसे कहा कि गांधी जी के साथ और साथ साथ जवाहरलाल जी के साथ एक तरह का संवाद करते करते अब मुझे धीरे धीरे सिल्वर जुबली हो चली, 25 साल हो चले, और सौभाग्य से एक आदत मुझ में अभी तक बची हुई है, सौभाग्य से। और मुझे मालूम है कि आप में से अधिकांश लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे, अभी भी जबकि मैं अब मुझे मालूम है कि मुझे बड़ा वेटरन स्पीकर माना जाता है, बड़ा अच्छा वक्ता माना जाता है वगैरह वगैरह, लेकिन अभी भी जब मैं किसी व्याख्यान की तैयारी करता हूं तो मुझे घबराहट रहती है, और बाकायदा मैं तैयारी करता हूं। और कोई आए तो, कोई चाहे तो आके जांच कर सकता है, अभी भी मेरे पांव थोड़े थोड़े कांप रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए हर व्याख्यान एक नया व्याख्यान है, एक नया अनुभव है, एक नई तरह से अपने आप को रिविजिट करने का भी मौका है। तो जब मैं इस पर सोचने लगा कि खास करके नौजवानों से, और इसीलिए मैंने सौरभ से पूछा भी था कि ऑडियंस का कंपोजिशन क्या है, तो अगर मैं नौजवानों से यह कहना चाहूं कि गांधी जी से क्या सीखना चाहिए, तो केंद्रीय बात क्या होगी। और मुझे लगा दोस्तों, और खास करके इस वक्त, और ये बात मैं केवल हिंदुस्तान को ध्यान में रख के नहीं कह रहा, बल्कि सारी दुनिया को ध्यान में रख के कह रहा हूं, हमें अपने डर को पहचानना और उस डर से मुक्ति पाना, ये गांधी जी से सीखना चाहिए। गांधी जी इतने ईमानदार और पारदर्शी व्यक्ति थे, कुछ मामलों में, कुछ में नहीं भी थे, लेकिन कुछ मामलों में इतने पारदर्शी और ईमानदार व्यक्ति थे कि उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि बचपन में मैं बेहद डरपोक बच्चा था, इतना डरपोक कि मुझे अंधेरे कमरे में नींद नहीं आती थी, मेरे कमरे में बत्ती जलती रहती थी वरना मुझे नींद नहीं आती थी। और तब उनके घर की धाय माँ जो थी, मैं नाम भूल रहा हूं, उन्होंने मुझसे कहा कि राम का नाम लो, सारा डर भाग जाएगा। और तब से गांधी जी के लिए राम का नाम उनका डर भगाने का, उनके विवेक का, उनके जीवन का आधार बन गया। यह नाम बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी जी को उनकी धाय माँ ने राम का नाम दिया। मैंने इस बात पर अपनी पुस्तक कबीर कबीर में विचार किया है। वो नाम कोई भी हो सकता है, किसी के लिए राम का नाम हो सकता है, किसी के लिए
किसी अन्य धार्मिक परंपरा से आने वाला कोई दैवीय नाम हो सकता है, और किसी के लिए नितांत लौकिक नाम हो सकता है। वो नाम आपके प्रेमी का, आपकी प्रेमिका का नाम हो सकता है। वो नाम आपकी मां का, आपके पिता का नाम हो सकता है। लेकिन नाम एक माध्यम बनता है, एक प्रतीक बनता है कि जब आप डगमगाएं, जब आपको डर लगे, जब आपको संदेह हो, तो आप नाम के जरिए उस व्यक्ति या उस सत्ता को याद करते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया तो उसे कैसा लगेगा, अगर मैं डरा तो मेरे राम को कैसा लगेगा, अगर मैं डरा तो मेरी उस प्रेमिका को कैसा लगेगा जो मुझे संसार का सबसे वीर पुरुष मानती है। और तब वो नाम आपके चित्त में प्रेम और विवेक का प्रतीक बन जाता है, निर्भय का प्रतीक बन जाता है। और यही काम गांधी जी के जीवन में राम के नाम ने किया। मैंने आपसे कहा कि एक तरफ ये कि बचपन में उस बच्चे को अंधेरे कमरे में नींद नहीं आती थी। आप जरा एकदम सब चीजें बीच में से छोड़ते हुए सीधे पहुंचिए 20 जनवरी 1948 को। सभा में बम फेंका गया है, लोग जानते हैं कि बम फेंका गया है। हमारे सौभाग्य से वो फुटेज अभी तक मौजूद है आर्काइव्स में, अभी तक मौजूद है, आगे की राम जाने, लेकिन वो फुटेज अभी भी आर्काइव्स में मौजूद है कि बम फेंका गया है और गांधी जी कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, बैठ जाओ। ऐसे डरेंगे तो कैसे चलेगा। गांधी जी भय को जीत चुके थे। और इस घटना के बाद जवाहरलाल ने, सरदार पटेल ने आग्रह किया, बारंबार आग्रह किया कि आपकी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। और दो तीन दिन वहां पुलिस वाले रहे और गांधी जी रूठ गए, खफा हो गए इस बात पर, और तब मजबूरन वो सारी सिक्योरिटी विड्रॉ की गई। और आप जानते हैं कि 30 जनवरी को नथुराम गोडसे ने गांधी जी को ऐन सामने से गोलियां मारी। उसकी तलाशी तक नहीं ली गई थी, किसी को नहीं पता था कि इस आदमी के पास पिस्टल है। और वो गांधी जी के ठीक सामने पहुंचता है, गांधी जी को शूट करता है, और गांधी जी अपने राम को याद करते हुए सिधार जाती है। तो अगर मित्रों गांधी जी से सीखने की सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वो है, आप पहचानिए। मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं, हो सकता है मैं गलत मानता हूं, मैं ये मानता हूं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के एक मशहूर उद्धरण को, उसका संदर्भ कुछ और है लेकिन मैं थोड़ा सा बदल के उसे कह रहा हूं। हालांकि ज्ञानी लोगों को मूल उद्धरण भी याद आ जाएगा और वो ज्यादा मजेदार है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक प्रसंग में कहा था, मैं उसको बदल के कह रहा हूं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को छोड़ दीजिए। दुनिया के 99% लोग डरते हैं, बाकी 1% झूठ बोलते हैं। डर उसी तरह की नेचुरल इंस्टिंक्ट है जैसे भूख, प्यास। डर नेचुरल है, यह कहने का कोई लाभ नहीं कि मुझे डर नहीं लगता। लेकिन जिस तरह मैं अपनी भूख और प्यास को रेगुलेट कर सकता हूं, जिस तरह मैं अपने क्रोध और अहंकार को रेगुलेट कर सकता हूं, उसी तरह मैं अपने डर को भी चाहूं तो रेगुलेट कर सकता हूं। और उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाए। ये आप नितांत सहज जीवन जीते हुए भी हासिल कर सकते हैं। और गांधी जी ने ये दिखाया, ये सिद्ध किया कि डर को पहचानूं और किसी नाम के सहारे या किसी आदर्श के सहारे, किसी स्मृति के सहारे उस पर विजय पाओ। तो गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने की जो सबसे पहली बात है वो मुझे लगता है ये कि हम अपने डर पर विजय पाए। दूसरी बात, गांधी जी संभवतः मूलते कविता एमर्सन की है या किसकी है, गांधी जी को वो बहुत पसंद थी। आप जानते हैं कि गांधी जी के विचार बदलते रहे जीवन भर और बड़े बुनियादी तौर से बदलते रहे। 1919-20 तक वे छुआछूत के विरोधी होते हुए भी वर्णाश्रम के समर्थक थे, अंतरजातीय विवाह के विरोधी थे। सन 40 तक पहुंचते वेदों को और धर्म ग्रंथों को स्वीकार करते थे, उनकी मान्यता, उनकी प्रामाणिकता या उनकी प्रमाण सत्ता को स्वीकार करते थे। सन 40 तक आते आते स्थिति ये हुई
कि ईसाई पादरियों के एक समूह से बात करते हुए जब गांधी जी को ये चैलेंज किया गया, सवाल किया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि विद्वानों के बीच में कोई भी बात होती है तो एक अथॉरिटी, किस आधार पर आप बात कर रहे हैं, अथॉरिटी क्या है, किस आधार पर आप बात कर रहे हैं, कहां से आपके स्रोत आ रहे हैं। तो उन ईसाई विद्वानों ने चैलेंज किया गांधी जी को कि मिस्टर गांधी, व्हाट इज योर सोर्स ऑफ अथॉरिटी। तो उन्होंने उम्मीद की थी कि गांधी जी वेद का नाम लेंगे या गीता का नाम लेंगे, या चूंकि सब जानते हैं कि गांधी जी बाइबल से बहुत प्रभावित थे, खासकर सरमन ऑन द माउंट से, तो सरमन ऑन द माउंट का नाम लेंगे। गांधी जी ने स्वयं लिखा है कि मैंने अपने सीने पे हाथ रख के कहा कि माय अथॉरिटी रिसाइड्स हियर। मेरा विवेक, मेरी अंतरात्मा मेरा प्रमाण है। और इसीलिए गांधी जी ये कह सकते थे। उन्होंने ईशावास्य उपनिषद के एक मंत्र को चुना और कहा कि इस मंत्र की भावना के जो प्रतिकूल है, वो संसार के किसी भी धर्मशास्त्र का कितना भी महत्वपूर्ण वचन क्यों ना हो, मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। और वो मंत्र क्या है मित्रों? ईशावाद्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था महागृत कस्य स्वेद धनम। ये जितना भी जगत है इसमें परमात्मा व्याप्त है। परमात्मा कोई जगत से अलग सत्ता नहीं है। इस सारे जगत में परमात्मा व्याप्त है और इस जगत की विभूति में तुम्हारा भी हिस्सा है, उसका भोग करो, लेकिन ये याद रखते हुए कि सिर्फ तुम्हारा ही हिस्सा नहीं है, दूसरे का भी हिस्सा है। उन्होंने कहा कि जो धर्म वाक्य, शास्त्र वाक्य इस भावना के प्रतिकूल होगा, मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता। अभी कल ही या पिछले हफ्ते, कल नहीं पिछले हफ्ते, डावोस में, कहना चाहिए द रियल मास्टर्स ऑफ द वर्ल्ड हर साल मिलते हैं, पिछले हफ्ते भी मिले। और मैं आज पढ़ रहा था द हिंदू में एक बहुत अच्छा लेख, उसमें मैंने पढ़ा कि वहाँ टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा माय टॉप प्रायोरिटीज आर 3, ग्रोथ, ग्रोथ एंड ग्रोथ। ये जो हप्पूपन है ना विकास का, हप्पू सब समझते होंगे, हमारे ग्वालियर में तो बहुत प्रचलित है, आप लोग भी समझते ही होंगे कि पेट फट जाए लेकिन सामने जो है वो खाए बिना नहीं भा जाना, उसको हप्पू कहते हैं। ये जो ग्रोथ का हप्पूपन है, इसके नतीजे हम जोशीमठ में देख रहे हैं और ताजा तरीन खबरों के अनुसार अब वो नतीजे बद्रीनाथ तक पहुंचने वाले हैं। इस हप्पूपन के चलते आप तीर्थ स्थानों को टूरिस्ट स्पॉट में बदल रहे हैं। इस हप्पूपन के चलते आप पहले पानी को प्रदूषित करते हैं और फिर तथाकथित मिनरल वाटर प्लास्टिक की बोतलों में बेचते हैं और फिर प्लास्टिक से दोबारा पानी को प्रदूषित करते हैं। उसके बाद ऐसे कार्यक्रमों में ज्यादा पॉलिटिकली करेक्ट लोगों का कार्यक्रम हो तो प्लास्टिक की जगह कांच की या तांबे की बोतल रख देते हैं और समझते हैं कि हमने तीर मार दिया। मूल समस्या यह है कि ग्रोथ 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 विदाउट एनी कंसर्न और सेंसिटिविटी अबाउट द आइडिया ऑफ जस्टिस। गांधी जी, एक समस्या यह है कि बहुत सारे लोग गांधी जी को केवल 1909 तक सीमित रख दिया, हिंद स्वराज तक। सही है, गांधी जी ने रिटोरिकली उसमें बहुत सी बातें कही हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बाद में गांधी जी ने यह भी कहा है कि हैवी इंडस्ट्री होनी चाहिए लेकिन सरकार के अधीन। ये सही है कि उसमें उन्होंने सभ्यता के तमाम उपादान जो हम मानते हैं, डॉक्टर, वकील, रेलवे, सबकी घोर निंदा की है, लेकिन उस निंदा को अगर आप शब्द से पढ़ें तो उससे कोई लाभ नहीं। उससे आप गांधी जी पे हंस सकते हैं, हंस दीजिए, लेकिन उस निंदा को शब्द से पढ़ने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि उसको पढ़ना असंभव भी है। मेरा एक निवेदन है कि अगर कोई बहुत जरूरी विमर्श हो तो कृपया कुछ देर के लिए उसे स्थगित कर दें या बाहर चले जाएं, या आप आदेश करें तो मैं बैठ जाता हूं। और यह मैं दोहराऊंगा नहीं, बैठ जाऊंगा, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अगर कोई बात मैं कह रहा हूं अगर इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि आप उसे सुने, तो यह निश्चित रूप से आपका अधिकार बल्कि कर्तव्य है कि आप तुरंत हॉल के बाहर चले जाएं, ताकि दूसरे जो संभवतः मूर्ख हैं वो उसको सुन सकें।
ओके। गांधी जी औद्योगिक सभ्यता की जो आलोचना करते हैं, आजकल सभ्यता विमर्श की बहुत चर्चा चल रही है। सभ्यताओं का संघर्ष, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, बड़ी मशहूर किताब है और आजकल दुनिया भर के लोग, खास तरह के लोग सभ्यताओं के फेर में पड़े हुए हैं। किसी को हिंदू सभ्यता की चिंता है, किसी को इस्लामी सभ्यता की चिंता है, किसी को क्रिश्चियन सभ्यता की चिंता है। गांधी जी सभ्यता की आलोचना करते हैं, उसे वो ईसाई या पश्चिमी सभ्यता नहीं कहते। पश्चिमी सभ्यता कहते हैं, लेकिन इस अर्थ में कि वो औद्योगिक सभ्यता है। गांधी जी की आलोचना मूलतः औद्योगिक सभ्यता की आलोचना है, और उसको भी लिटरली लेने की जरूरत नहीं है। गांधी जी की आलोचना का सार वही है कि जब आप सभ्यता के नाम पर प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने लगे, एक हद तक झेलेगी ना प्रकृति, उसके बाद तो असंभव है। क्योंकि जिस तरह का हप्पू विकास आप चाहते हैं, उसकी पहुंच तब तक हो सब लोग उसके हिस्सेदार बन सकें, यह तभी संभव है जब आपके पास एक नहीं बल्कि बर्बाद करने के लिए 8-10 पृथ्वी हो, जो कि है नहीं। तो फिर एक ही तरीका संभव है जो ऑक्सफैम रिपोर्ट में दिखता है कि मुल्क के 40% एसेट्स पर 1% का कब्जा हो, और आपको इस बात पर गर्व करने के लिए कहा जाए कि आपके मुल्क में अब प्राइवेट एयरक्राफ्ट ओन करने वालों की संख्या 300 हो गई, जिसमें बंबई के कुछ फिल्म स्टार्स भी शामिल हैं। और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इस पर गर्व करें, और आप इस बात पर भी गर्व करें कि अब हिंदुस्तान के छोटे छोटे शहरों तक हवाई जहाज पहुंचने लगे हैं, साफ पानी पहुंचता हो या ना पहुंचता हो। तो गांधी जी की आलोचना इन डिस्टॉर्टेड प्रायोरिटीज की आलोचना है। गांधी जी का लक्ष्य ऑथेंटिक मॉरल लिविंग है, प्रामाणिक नैतिक जीवन। हम इस मूल बात को समझें। मैं कतई उन लोगों में से नहीं हूं जो ये कहें कि गांधी जी से सीखने का मतलब यह है कि आप औद्योगिकरण की छुट्टी कर दें, क्योंकि औद्योगिकरण के बिना गरीबी उन्मूलन संभव नहीं है। औद्योगिकरण के बिना ड्रजरी से मुक्ति संभव नहीं है। औद्योगिकरण तो चाहिए, लेकिन एक नैतिक अनुशासन के साथ। और वो नैतिक अनुशासन किसी एक व्यक्ति की सनक का अनुशासन नहीं हो सकता, वो एक कंसेंसस का ही अनुशासन हो सकता है। गांधी जी से सीखने की जो तीसरी बात है महत्वपूर्ण, वो ये, जैसा मैंने आपसे कहा कि गांधी जी कहते थे, उस बात को पूरा कर लें, कि मेरे यहां कंसिस्टेंसी मत खोजिए। किसी भी मुद्दे पर अगर आपको मेरे विचारों में किसी तरह का विरोधाभास दिखता है, तो जो बात मैंने बाद में कही है वो ज्यादा प्रमाणिक है बनिस्बत उसके जो मैंने पहले कही है। इसलिए अगर जाति प्रथा पर गांधी जी के सवाल पर आपको उनके विचार देखने हैं, तो आप सन 40, 42, 43 के गांधी जी को देखिए, वो ज्यादा प्रमाणिक होगा बनिस्बत सन 14-15 के गांधी जी को देखने के। ये स्वयं गांधी जी ने कहा है। कंसिस्टेंसी, उस कविता को याद करते हुए गांधी जी ने बात कई बार कही थी कि कंसिस्टेंसी इज हाफ-ग्लोबिन ऑफ लिटिल माइंड्स। कम दिमाग वाले लोग निरंतरता के फेर में रहते हैं और इस बात पर गर्व करते हैं कि हम 10 साल पहले मार्क्सवादी थे, आज भी मार्क्सवादी हैं। 10 साल पहले हिंदू राष्ट्रवादी थे, आज भी हिंदू राष्ट्रवादी हैं। लेकिन इसका विकल्प यह नहीं है कि जैसी भय बयार पीठ तब तैसी दीजिए। वैचारिक विकास का अर्थ यह नहीं होता कि एक समय आप दलित उभार के बड़े भारी चिंतक हों, उसके बाद आप राहुल गांधी के सलाहकार हों और आजकल रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व की खोज करने लगे। यह वैचारिक विकास नहीं है, ये शुद्ध अपॉर्चुनिज्म है। और वैचारिक विकास और शुद्ध अपॉर्चुनिज्म में फर्क है। मेरे ऐसे मित्र अभी भी हैं और मुझे उनसे बहुत लगाव रहता है, मुझे उन पर गर्व है, जो आज हिंदू राष्ट्रवादी नहीं बने,
जो उस समय हिंदू राष्ट्रवादी थे, जब हिंदू राष्ट्रवादी होना उपहास का पात्र होना होता था। आई फील प्राउड ऑफ सच पीपुल, आई फील प्राउड ऑफ देयर फ्रेंड्स। क्योंकि अगर आपके विचारों में परिवर्तन आए तो वो तुच्छ लाभों की वजह से नहीं आना चाहिए, वो गहरे साक्षात्कार की वजह से आना चाहिए। तुच्छ लाभों की उम्मीद में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों, बात केवल गांधी जी से सीखने की नहीं है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, यह बात बारंबार याद रखनी चाहिए कि हमारा राष्ट्रीय आंदोलन कई मायनों में दुनिया का एक अभूतपूर्व आंदोलन था। इस आंदोलन के दौरान आप मिसाल के तौर पर गांधी और टैगोर की चरखे को लेकर बहस पढ़ें। चरखे की जो चर्चा भी हो रही थी, और एक दूसरे के प्रति सम्मान देखें। वो उनको महात्मा कहते हैं, वो उनको गुरुदेव कहते हैं। नॉन कोऑपरेशन को लेकर के गांधी और टैगोर की बहस पढ़ें, और राष्ट्रवाद को लेकर के गांधी और टैगोर दोनों के मन में जो संदेह है उसकी समरूपता देखें। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये थी कि ये केवल राजनीतिक स्वाधीनता का नहीं बल्कि सांस्कृतिक आत्मनिरीक्षण का भी आंदोलन था। ये बहुत गहरे वैचारिक योगदान का भी आंदोलन था। हम एक राष्ट्र हैं, राष्ट्रीय आंदोलन राष्ट्रवादी आंदोलन था, लेकिन हमने दुनिया के सामने राष्ट्र की एक सर्वथा अभूतपूर्व अवधारणा प्रस्तुत की। यूरोपीय इतिहास पर आधारित जो परिभाषाएं हैं, वेस्टफीलिया ट्रीटी के बाद का जो यूरोपीय इतिहास है उस पर आधारित जो परिभाषाएं हैं, उसमें राष्ट्र का मतलब होता है एक भाषा, एक संस्कृति, एक धर्म को मानने वाले लोग राष्ट्र। और इसी परिभाषा को भारत में कुछ बड़े भारत प्रेमी लोग प्रचारित करते हैं। यह है ठेठ विदेशी परिभाषा राष्ट्र की। हमारे राष्ट्रवाद ने राष्ट्र की जो परिभाषा प्रस्तुत की, एकेडमिकली नहीं, राजनीतिक व्यवहार में, कि भारत एक राष्ट्र है लेकिन जिसका सार विविधताओं में है, जिसकी ताकत विविधताओं में है। और मुझे सचमुच बहुत प्रसन्नता हुई आजकल के माहौल को देखते हुए जब महामहिम राष्ट्रपति ने 2 दिन पहले अपने उद्बोधन में इस बात को बलपूर्वक रेखांकित किया कि द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया लाइज इन इट्स डाइवर्सिटी। विविधता कोई खोखला नारा नहीं है, विविधता भारतीय जीवन का अनुभव है। और आप इस बात पर अगर देखें तो गांधी जी एक्सक्लूसिव नेशनलिज्म के सख्त खिलाफ थे। उनका नेशनलिज्म जाति, धर्म और भाषा के आधार पर किसी को अधिक प्राथमिक और किसी को आनुषंगिक मानने वाला नेशनलिज्म नहीं था। गांधी जी के नेशनलिज्म की शर्त यह नहीं थी कि जो भारत को पितृभूमि, पुण्य भूमि वगैरह वगैरह मानता हो वही भारतीय हो सकता है या हिंदू हो सकता है। और सावरकर को अगर आप पढ़ें तो सावरकर की जो उलझन है वो किताब बहुत रोचक है, हिंदुत्व पढ़नी चाहिए सौरभ, आप लोगों को पढ़वानी चाहिए। उसमें सावरकर बेचारे अपनी परिभाषा के जाल में ऐसे फंसते हैं कि उन्हें मानना पड़ता है कि सारे सम्मान के बावजूद हम सिस्टर निवेदिता को भी हिंदू नहीं मान सकते, क्योंकि पैदा तो भारत में नहीं हुई थी सिस्टर निवेदिता। कितनी भी विवेकानंद जी की भक्त हो गई हो, हिंदुत्व की प्रेमी हो गई हो, लेकिन जन्म से विदेशी थी, यूरोपियन थी। तो भारत का जो राष्ट्रवाद था, गांधी, नेहरू और सारी राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा कल्पित, परिकल्पित राष्ट्रवाद, विवेचित राष्ट्रवाद, वो एक अनोखा राष्ट्रवाद था। और उसी अनोखेपन का एक पहलू ये था, आज किसी भी सामाजिक समस्या के प्रसंग में आप देखेंगे, निजी बातचीत में भी और सोशल मीडिया पर भी, अरे साहब ये देश तो, हमारा देश तो ऐसा गया गुजरा है, इतने घटिया लोग हैं, औरतों की इतनी बुरी हालत है वगैरह वगैरह। सही है, गलत नहीं है वो बात। लेकिन अभी रानी झांसी रेजिमेंट की चर्चा हो रही थी और सही कहा उन्होंने कि वो दुनिया के इतिहास में पहली ऑल वीमेन बटालियन थी या रेजिमेंट थी। ये रानी झांसी कौन थी? मैंने एक बार अपने यूरोपीय मित्रों से पूछा था तो हचकचा गए थे बेचारे। मेरे 2 सवालों से मेरे यूरोपीय मित्र परेशान हो जाते। एक सवाल ये कि हु वाज यूरोपियन कबीर? कबीर वाज इंडियन लूथर,
कालिदास वॉज इंडियन शेक्सपियर एंड चाणक्य वॉज इंडियन मैकियावेली एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैंने जर्मनी में एक एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछा था, मेरा पर्चा ही था, हु वॉज यूरोपियन कबीर? लूथर वॉज नॉट यूरोपियन कबीर। लूथर ने कैथोलिक चर्च के प्रति विद्रोह किया और एक नया चर्च स्थापित कर दिया, जो अपनी महानताओं में कैथोलिक चर्च से कोई बहुत पीछे नहीं था। कबीर ने कोई चर्च स्थापित नहीं किया। और दूसरा मेरा सवाल होता है, हु वाज यूरोपियन रानी ऑफ झांसी? यूरोप के इतिहास में किसी मिलिट्री जनरल का नाम मुझे बता दीजिए जिसको जनरल माना हो, जिसके कमांड पर वो लोग जो बड़े जातिवादी थे, बड़े ब्राह्मणवादी थे, बड़े ठाकुरवादी थे, लेकिन एक 22-23 साल की नौजवान लड़की के कमांड पर जो लड़े हों। महानता सफलता में नहीं होती। रानी झांसी असफल हुई, उनके जैसे तमाम लोग असफल हुए, लेकिन इतिहास जब अपना फैसला देता है तो वो सफलता और विफलता के आधार पर नहीं देता, वरना इतिहास में बहुत बड़े बड़े दुष्ट और डकैत कई बार बड़े सफल हुए, उन्हें हम आदर्श नहीं मानने लगते। तो ये भारतीय समाज की जो विशेषताएं थी, राष्ट्रीय आंदोलन की विशेषता इस बात में थी कि उसने भारतीय समाज की वास्तविकताओं को समझा, समस्याओं को समझा, छुआछूत जैसी अमानवीय प्रथा की विडंबना को समझा और साथ में इस समाज की ताकत को भी समझा। और इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो बंगाली थे, और जिन स्त्रियों, जो अधिकांश स्त्रियां उस रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट में थीं, वो मलेशिया में बसे हुए तमिल ट्रांसप्लांटेशन वर्कर्स की पत्नियां और उनके परिवार की स्त्रियां थी, लेकिन नाम था रानी ऑफ झांसी। अभी आप बादशाह खान का पैनल देख रहे थे, खुदाई खिदमतगार का। बादशाह खान के बारे में एक कहानी है, और सही होगी क्योंकि राजमोहन गांधी ने भी जिक्र किया है इस कहानी का। बादशाह खान को अगर आप में से किसी ने देखने का सौभाग्य पाया हो, मैंने पाया है। 7 फुट के थे पूरे, आम पठान से भी ज्यादा दमदार और ताकतवर शरीर था उनका। और पठानों के बारे में आप जानते ही हैं, कहा जाता है कि एक बहुत मशहूर पठान है जो क्रिकेट खिलाड़ी भी थे और बाद में एक देश के राष्ट्रपति भी थे। उन पठान साहब के बारे में कहा जाता है कि वो दिन में 1 बकरा पूरा खा जाते हैं। तो ऐसे ही होते हैं पठान। तो बादशाह खान के बारे में कहानी ये है कि जब इस आंदोलन के तहत उन्हें पकड़ा गया और बंद कर दिया हवालात में, कोठरी में, तो वो जो अंग्रेज अफसर था वो उन्हें छेड़ रहा था कि तुम बड़े गांधीवादी बनते हो, बड़े गांधीवादी बनते हो, तुम गांधीवादी नहीं होते तो क्या बिगाड़ देते, मेरा गांधी का नाम लेके बात करते हो। मतलब वो बार बार ये कि अगर गांधीवादी हम ना होते तो क्या होता, मतलब पठानों से सभी डरते थे। तो वो अफसर इसी बात के मजे ले रहा था कि गांधीवादी होते तब भी क्या बिगाड़ देते, हमारा क्या नुकसान पहुंचा लेते, हमने तुमको पकड़ के बंद कर दिया। तो कहानी ये है कि बादशाह खान ने अपनी कोठरी के लोहे के सींचे हाथों से खींचे और बाहर आके खड़े हुए, बोले गांधीवादी नहीं होता तो ये करता। तो ये जो रूपांतरण था, प्रेमचंद का उपन्यास गोदान पढ़िए, उसके शुरुआती दृश्य में ही एक बड़े पवित्रतावादी पंडित जी हैं जो शराब वराब बिल्कुल नहीं पीते हैं, और एक शर्त लग जाती है मालती के साथ कि इनको शराब पिलाओ तो माने कि तुम्हारा जलवा है। तो मालती मैडम जो है उन्हें पिला देती हैं पंडित जी को शराब। तो उस समय जो बाकी लोग वहां बैठे हों, ड्राइंग रूम में मस्ती जो चल रही है, तो तालियां बजती हैं। और अगर आपने वो उपन्यास पढ़ा हो तो आप याद करेंगे कि लोग कहते हैं वाह वाह मालती जी, मजा बांध दिया, नमक कानून तोड़ दिया। तो नमक कानून तोड़ दिया मुहावरे का हिस्सा बना कि बड़ा कठोर कोई कानून था, बड़ा कठोर कोई संकल्प था, वो आपने तोड़ दिया। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत ये है। और अंत में दोस्तों, ये बात केवल गांधी जी से नहीं बल्कि किसी से भी सीखने की है। मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं, मैं बहुत उदार व्यक्ति हूं। आपको ये सुन के अजीब लग सकता है क्योंकि मेरी इमेज मैं जानता हूं कि एक एरोगेंट व्यक्ति की है, लेकिन वो इमेज ही है, वास्तविकता नहीं है। मैं बहुत उदार व्यक्ति हूं, कुछ भी झेल लेता हूं। 1-2 चीजें मेरे लिए असहनीय है, मैं झेल नहीं सकता उन्हें, और ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। मैं कृतज्ञता बर्दाश्त नहीं कर सकता। अनग्रेटफुलनेस को मैं मनुष्य के सबसे बड़े दुर्गुणों में से एक मानता हूं। मेरे लिए आपने कुछ किया और मैं तूताचस्म हो जाऊं, भूल जाऊं। मेरे अपने पिता से लाख तरह के मतभेद रहे होंगे,
लेकिन मैं ये भूल जाऊं कि अपनी तमाम समस्याओं, सीमाओं और मेरी इच्छाओं को ना समझने के बावजूद उन्होंने मुझे धक्का देकर घर से नहीं निकाल दिया, और ये भूल जाऊं और फिर पूछूं उनसे कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। ऐसी कृतज्ञता मेरी दृष्टि में अक्षम्य अपराध है। और दोस्तों, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस मुल्क में ऐसी ताकतें राइट फ्रॉम द डे वन रही हैं जो ऐसी कृतज्ञता को देश का संस्कार बनाने में लगी हुई हैं? और पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें की जाती हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर कि गांधी और नेहरू ने किया क्या साहब, फलाने ने किया क्या साहब। एक जमाने में एक सज्जन पूछा करते थे, बड़े राजनेता थे वो, कि वो गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कह दिया, किसने उपाधि दे दी राष्ट्रपिता की। तो किसी विनम्र व्यक्ति ने एक बार बताया कि भाई साहब, एक तो ये उपाधि कोई भारत रत्न तो है नहीं कि कोई दे दे, दूसरे ये कि जिसने कह दिया राष्ट्रपिता उसका तो आप बड़ा सम्मान करने का नाटक करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था राष्ट्रपिता सबसे पहले गांधी जी को। जो अभी देखा आपने पैनल में रंगून से भाषण देते हुए फादर ऑफ द नेशन और कस्तूरबा के लिए मदर ऑफ द नेशन, ये सबसे पहले सुभाष बोस ने किया था। ये बड़े लोग थे। सुभाष बोस की पुस्तक इंडियन स्ट्रगल 1934 में प्रकाशित हो चुकी थी। उसमें उन्होंने गांधी जी की और जवाहरलाल नेहरू की, खास करके जवाहरलाल नेहरू की बेहद कड़ी आलोचना की थी। और जब 35-36 में जवाहरलाल जी पर व्यक्तिगत संकट आया, कमला नेहरू बीमार थी और मृतशैया पर थी, और लौजा में जब उनका निधन हुआ स्विट्जरलैंड में, तो वहां सुभाष बोस नेहरू के साथ थे। आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर पढ़ाया जाता होगा कि नेहरू तो यहां मस्ती काट रहे थे, कमला जी वहां मर रही थी। ऐसा नहीं है। नेहरू जेल में थे और कमला नेहरू की टर्मिनल इलनेस के ही आधार पर उन्हें रिलीज किया गया था कुछ दिन के लिए। तो ये जो कृतज्ञता आपके संस्कार में बैठाई जा रही है, और जो नायक हड़प की बात अभी की सौरभ ने, सावरकर ही नहीं, एक और बड़े वकील थे हिंदू महासभा के, भोपटकर, जिन्होंने बाद में बाय द वे गोडसे का मुकदमा लड़ा था। आईएनए का मुकदमा नहीं लड़ा था। बैरिस्टर बीएल भोपटकर या क्या नाम था उनका, बड़े भारी वकील थे, उन्होंने मुकदमा लड़ा था गोडसे का। तो दोस्तों, यह समय जबकि हत्या को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। अभी कल परसों ही कोई फिल्म रिलीज हुई है जिसमें गांधी और गोडसे के वैचारिक युद्ध की बात की जा रही है। उस फिल्म निर्माता और लेखक के प्रति पूरे सम्मान के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वैचारिक युद्ध था तो गांधी और गोडसे के बीच नहीं था, गांधी और सावरकर के बीच था। तो अगर आप उस फिल्म को वैचारिक युद्ध की ही भूमिका में देखना चाहते हैं तो फिर बनाइए गांधी बनाम सावरकर, और दोनों की बहस हुई है। फर्क यह है कि सावरकर भी गांधी नहीं लिखते थे, गांधी जी लिखते थे। फर्क यह है। अभी पिछले दिनों मैं देख रहा था, कोई सज्जन सोशल मीडिया पर फरमा रहे थे कि आई रिफ्यूज टू कॉल हिम महात्मा, फॉर मी ही वाज जस्ट मिस्टर गांधी। तो मैं सोशल मीडिया पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करता, वरना फिर वो लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं, खामखा में मुसीबत आती है। लेकिन मेरा मन हुआ, और आप में से कोई चाहे तो टिप्पणी में कर दीजिएगा, कि यस यू मस्ट कॉल हिम मिस्टर गांधी, यू आर इन वेरी गुड कंपनी। मिस्टर चर्चिल एंड मिस्टर जिन्ना रिफ्यूज टू कॉल हिम महात्मा, they insisted on calling him Mr. Gandhi, and you are in very good company, you are in the company of Mr. Churchill and Mr. Jinnah. तो मैं फिर से कहूं, यह अवसर नहीं है, लेकिन मैं कुछ काम कर रहा हूं। मेरे दिमाग में गांधी जी को लेकर के कई आलोचनाएं, जवाहरलाल जी को लेकर कई आलोचनाएं, और वो होनी चाहिए। और ये उस तरह के लोग थे कि इनका स्वागत करते। जवाहरलाल जी ने अपनी आत्मकथा में गांधी जी की तीखी आलोचना की है, नाम लेकर की है। सुभाष बोस ने की है, और उन्हीं सुभाष बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा, और उन्हीं सुभाष बोस को गांधी जी ने माय अदर सन कहा। एक, हमें कृतज्ञ नहीं होना। कृतज्ञता अगर किसी राष्ट्र का, किसी समाज का स्वभाव बन जाए तो वो राष्ट्र और समाज ज्यादा लंबे अरसे तक चल नहीं पाएगा, ये तय मान लीजिए। और दूसरा ये कि हमें अपना ओछापन इन बड़े लोगों पर आरोपित नहीं करना चाहिए।
ये अपने मतभेदों को छुपाते नहीं थे और उन मतभेदों के साथ एक दूसरे का सम्मान करना जानते थे, जो स्वस्थ संवाद के लिए ही नहीं, किसी भी समाज और विचार के विकास के लिए जरूरी है। और इसीलिए हम आज विकास इतना कर सके, वैचारिक रूप से, आर्थिक रूप से भी। अपनी सोच के कठोर आलोचक रविंद्रनाथ ठाकुर को, जो राष्ट्रवाद तक की धारणा को टोटली रिजेक्ट करते थे और जिन्होंने राष्ट्रवाद के विरोध में भाषण जापान और अमेरिका में दिए थे, भारत में नहीं। मैं कल्पना करता हूं कि वो भाषण अगर 1915 या 16 की बजाय 2015-16 में दिए गए होते तो रविंद्रनाथ ठाकुर को सारे के सारे टेलीविजन चैनल एंटी नेशनल कह रहे होते और कह रहे होते कि इसीलिए इसको नोबेल प्राइज दिया गया है। गांधी और नेहरू ने नहीं कहा ऐसा। उल्टे बंगाल के एक नेता थे प्रफुल्ल चंद्र घोष, उन्होंने टैगोर के बारे में कुछ तीखा लिख दिया इस विवाद के चलते, तो गांधी जी ने सबसे पहले उन्हीं को झाड़ लगाई और कहा आप टैगोर का विरोध कीजिए, गुरुदेव का विरोध कीजिए, लेकिन इस भाषा में विरोध आप नहीं कर सकते। ये सब उपलब्ध है मित्रों, ये सब कोई खोज कर निकाली गई चीजें नहीं है, सब उपलब्ध है। लेकिन ये आप तक, यानी आप आम जनता तक, लोगों तक पहुंचाने का काम जिन्हें करना चाहिए उन्होंने नहीं किया। 2-3 बरस पहले मैं रायपुर में कांग्रेस के एक जलसे में भाषण दे रहा था, तो कांग्रेस के पदाधिकारियों का जलसा था और वहां एक सज्जन उठ के खड़े हुए, बोले सर क्या सचमुच जवाहरलाल जी 9 साल जेल में रहे? तो मैंने उनसे पूछा आप हैं कौन? उन्होंने बताया और ये भी बताया कि वो किसी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो मंच पे मुख्यमंत्री जी बैठे थे। मैंने कहा अगर आपके ये अध्यक्ष हैं जिला के, तो फिर कांग्रेस का भी भगवान मालिक है और देश का भी भगवान मालिक है। मैंने कहा मैं बताऊं कि नेहरू 9 साल जेल में रहे या नहीं रहे। आज भी जो काम कांग्रेस को करना चाहिए वो आप लोग कर रहे हैं और उसका भी कारण वही है मित्रों। पिछले कुछ वर्षों से कांग्रेस ने ये मान लिया था कि वैचारिक संघर्ष समाप्त हो गया, राष्ट्र को लेकर कोई समस्या नहीं बची, अब तो बस विकास ही विकास होना है, डेवलपमेंट। ना सेंसिटिविटी की कोई परवाह है, ना इतिहास की कोई परवाह है, ना किसी तरह के संस्कृति बोध की कोई परवाह है, बस अंधाधुंध विकास। तो आप विकास करेंगे तो वैसे ही विकास होगा जैसा हो गया है। आप जो है कांग्रेसी तिलमिलाते हैं, दुखी होते हैं, जवाहरलाल जी के बारे में ये कहा जा रहा है, फलाने के बारे में वो कहा जा रहा है, तो कहा जा रहा है, आप काहे चुप बैठे हैं? अभी तक कम से कम आप पे सेंसर तो नहीं लगाया, आप क्यों नहीं जवाब देते? डर, एक कारण डर है। कोई भी सर्वसत्तावादी सत्ता, कोई भी अथॉरिटेरियन सत्ता डराती है और डरती भी है। मनोविज्ञान के विद्यार्थी जानते हैं, एरिक फ्रॉम की मशहूर किताब है अथॉरिटेरियन कैरेक्टर पर, द फियर ऑफ फ्रीडम, और उसमें एरिक फ्रॉम ने बताया है, विवेचन करके बताया है, ऐतिहासिक चरित्रों के माध्यम से विवेचन करके बताया है कि अथॉरिटेरियन कैरेक्टर डराता है क्योंकि वो स्वयं बहुत डरपोक होता है और इसलिए वो ये मान के चलता है कि मनुष्य के चित्त की परिचालिका शक्ति डर है, डर से सब कुछ करवाया जा सकता है और आमतौर से ऐसा होता भी है। और इसीलिए गांधी जी से सीखने की सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी ताकतों को यह एहसास हम अपने व्यवहार से करवाएं और इसके लिए संघर्ष करें कि नहीं, डर से सब कुछ नहीं होता। हम मानते हैं कि हमें भी डर लगता है क्योंकि हम मनुष्य हैं, लेकिन हम डर पर विजय पाने की कोशिश करेंगे, डर पर विजय हासिल करके रहेंगे। गांधी जी पर लिखते हुए, असल में उपनिषदों पर लिखते हुए, रोचक बात है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उपनिषदों पर लिखते हुए नेहरू कहते हैं कि असल में भारत में एक बहुत बड़ा महत्व तपस्या को दिया जाता है, क्योंकि उपनिषद के जो ऋषि थे वो तपस्वी थे, वो सुख सुविधाएं छोड़कर के विचार और चिंतन में लगते थे और इसलिए भारत के लोगों पर उनका इतना गहरा प्रभाव पड़ा। और इस प्रसंग में ये ताज्जुब की बात नहीं है कि जवाहरलाल जी को गांधी याद आते हैं। और वो लिखते हैं कि गांधी के अनोखे प्रभाव का भी कारण यह है कि आम आदमी गांधी को एक तपस्वी के रूप में देखता है। हम गांधी जी जैसे तपस्वी की नकल नहीं कर सकते, हमें करनी भी नहीं चाहिए। हमें गांधी जी की
हर चीज़ से सहमत होने की ज़रूरत नहीं है। उनकी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे सहमत होना कम से कम मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन हम निश्चित रूप से गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए ये तो सीख ही सकते हैं कि डर से कैसे निकला जाए और अपने विवेक का विकास कैसे किया जाए। धन्यवाद दोस्तों।